ग्राम संसार कार्यक्रम सुनने वाले सभी बहन भाइयों को राम राम। बहन भाइयों, ग्राम संसार कार्यक्रम लेकर हम हाजिर हैं और आज है मंगलवार का दिन। तो आज विशेष फोन इन कार्यक्रम लेकर हम हाजिर हैं और इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं इंडियन पोटाश लिमिटेड। खेतों में जब पॉली हेलाइट डाली जाएगी, आवश्यक तत्वों की कमी दूर हो जाएगी, मिट्टी की उर्वरता इससे बढ़ती जाएगी। आईपीएल की पॉली हेलाइट, आईपीएल की पॉली हेलाइट फसलों की जड़ और भी गहरी होती जाएगी, मजबूती के कारण फसलें गिर नहीं पाएगी, फसलों की उत्पादकता को खूब बढ़ाएगी, किसान भाइयों के जीवन में खुशियां आएगी। आईपीएल की पॉली हेलाइट, आईपीएल की पॉली हेलाइट मिट्टी की उर्वरता एवं फसल उत्पादन में अद्भुत वृद्धि के लिए प्रसिद्ध बहुपोषक प्राकृतिक उर्वरक आईपीएल की पॉली हेलाइट समझदार किसानों की पहली पसंद। आईपीएल की पॉली हेलाइट। तो बहन भाइयों, स्वागत है आप सभी का गन्ने की कृषि पाठशाला में। और जैसे आज मंगलवार है और विशेष फोन इन कार्यक्रम है, तो आज का जो फोन इन का विषय है वो है गन्ने की पेड़ी में रैटून में समसामयिक कार्य और उर्वरक प्रबंधन। और हमारे विशेषज्ञ हैं डॉक्टर उपेंद्र सिंह तेवतिया, मुख्य प्रबंधक हैं कृषि विज्ञान इंडियन पोटाश लिमिटेड नई दिल्ली में। और जो हमारे दूसरे विशेषज्ञ हैं डॉक्टर अवधेश कुमार, वैज्ञानिक हैं गन्ना अनुसंधान संस्थान मुजफ्फरनगर उत्तर प्रदेश। और हमारे एक और विशेषज्ञ हैं डॉक्टर यतेंद्र पवार, विभागाध्यक्ष हैं गन्ना अनुसंधान गन्ना रोहाना कला मुजफ्फरनगर। तो चलिए देर नहीं करते हैं और चलते हैं हम अपने सीधा विशेषज्ञों के पास। और कार्यक्रम का संचालन कर रहे हैं शिवनंदन लाल। रेडियो कृषि पाठशाला गन्ने की खेती में किसान भाइयों, आपका स्वागत है। और डॉक्टर तेवतिया जी और डॉक्टर अवधेश कुमार जी और डॉक्टर यतेंद्र पवार जी कार्यक्रम में आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। तो डॉक्टर साहब, जब तक किसान भाइयों के फोन आते हैं या जो भी किसान भाई हमारे गन्ने की खेती करते हैं और उन्हें गन्ने की फसल में अगर कोई भी दिक्कत है या इस समय उन्होंने जो किसान भाई फसल कटाई करके उसमें पेड़ी रखना चाहते हैं या जिन्होंने फसल कटाई करके रखी हुई है, तो उसमें क्या कुछ कर सकते हैं, तो इसके बारे में जानना चाहूँगा। पहले डॉक्टर अवधेश कुमार जी, आप। धन्यवाद शिवनंदन जी। जो वर्तमान में आप जिस गन्ने की कटाई कर चुके हैं और उसमें पेड़ी भी फूट रही होगी क्योंकि टेम्परेचर आ गया है। पेड़ी फूटने के लिए सबसे उपयुक्त जो मौसम होता है वो फरवरी और मार्च के महीने का होता है। लेकिन किसान भाइयों को मैंने एक चीज देखी है कि गन्ने पौधे की जो पैदावार है जो हमारे प्रदेश की है वो है 82 मेट्रिक टन प्रति हेक्टेयर, और जबकि पेड़ी की जो पैदावार है वो है 50 मेट्रिक टन प्रति हेक्टेयर। कहने का मतलब ये है कि कहीं ना कहीं पेड़ी में अभी बहुत कुछ करने की आवश्यकता है, और जितनी की हम पेड़ी की पैदावार को बढ़ा लेंगे उतना ही हम फायदे में रहेंगे। किसान के अंदर एक आदत है कि वो पेड़ी को मुफ्त की फसल समझते हैं, जबकि मुफ्त के साथ साथ है क्या कि 25 से 30% किसान की लागत बचती है। उसको खेत की तैयारी नहीं करनी पड़ती है, उसको बीज की बुआई नहीं करनी पड़ती है, तो उसमें 25 से 30% वो बचत होती है। लेकिन साथ में जब पौधे की कटाई करी है तो पौधे की कटाई करने के साथ साथ जो खेत के अंदर ड्राई मैटर है, पत्तियां जो पड़ी हुई हैं, उनका प्रबंधन किस तरीके से करा जाए, ये अपने आप में बहुत बड़ा एक यक्ष प्रश्न है जी। और इससे के लिए आजकल एक नए नए इंस्ट्रूमेंट और टेक्निक आ रही हैं। यदि हम ड्राई मैटर की बात करें, सूखी पत्तियों की बात करें, तो उसको सबसे पहले हम ट्रेस मल्चिंग द्वारा छोटे छोटे पीसों में काट सकते हैं, और काटने के बाद पानी लगाएं, और पानी लगाने के बाद फिर हम उसमें यूरिया खाद या डिकम्पोजर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं ताकि वो गल जाए। जी डॉक्टर साहब, आपसे और भी जानना चाहेंगे, लेकिन एक किसान भाई का फोन लेते हैं। हेलो सर, मेरा नाम अमित सिंह है। जी अमित जी, कहाँ से? मैं देवबंद तहसील जिला सहारनपुर और त्रिवेणी शुगर मिल का किसान हूँ जी। अब जैसे 0-30 गन्ने में जो है ना, ये रेड रोड की समस्या आ रही है जी, तो हमारे उत्पादन में इसमें फर्क ना आए और हम रेड रोड में किस तरीके से इसका बचाव कर सकते हैं इस वैरायटी का, या इसके अलावा विकल्प में छोटी वैरायटी की हम बुआई करें ताकि हम अच्छा उत्पादन ले सकें।
जी हाँ, डॉक्टर ये किसान तेवतिया जी भाई, आपका जवाब हाँ देंगे। देखिए, ये बड़ी प्रिय वैरायटी रही है आप लोगों की, हम जानते हैं। देखिए, आप ये करिए, आप दो तरीके से इसका बचाव कर सकते हैं रेड रॉट ऑफ शुगर केन का। कि एक तो आप बाहर से बीज जब लें बहुत सावधान रहें, ये उसमें रेड रॉट ना आ जाए। अगर आपके खेत में है तो उसकी देखभाल के लिए आप क्या है कि जब बोएं आप इसको 38 को, तो आपको सॉइल ट्रीटमेंट और बीज उपचार, सीड ट्रीटमेंट दोनों करने होंगे। आप जुताई के समय सड़ी हुई खाद में मिला के ट्राइकोडर्मा आप डाल दीजिए इसमें लगभग 5 से 6 किलो प्रति एकड़ का, और उसमें अच्छी तरह से मिला दीजिए। उसके बाद सीड ट्रीटमेंट आप थायोफिनेट मिथाइल से उसको कम से कम आधा घंटा डुबाएं, कम से कम, ज्यादा भी डुबा सकते हैं उसको, बीज को, और एक आंख के आप उसमें टुकड़े काटें और उनको डुबोएं, जिससे कि दोनों तरफ से दवा उसके अंदर चली जाए। तो ये करिए, और जो है सावधान रहिए कि जो औजार हैं बाहर से आके उनसे ना काटें, जिसमें कहीं रेड रॉट लगा हुआ हो, खेत उस औजार से आपने काट दिया हो। उसमें से अगोला ला के अपने पशुओं को ना खिलाएं, क्योंकि वो भी आपकी कूड़ी में, गोबर की खाद में आ सकती है वो फंगस। फिर तो इन चीजों का ध्यान रखें तो आप अच्छी तरह कर सकते हैं। एक चीज पे मैं आपका और ध्यान आकृष्ट कराना चाहूंगा। जैसा कि अभी डॉक्टर साहब ने बताया, आप जो है ट्राइकोडर्मा का अवश्य प्रयोग करें गोबर की सड़ी हुई खाद में मिलाकर। चाहे आप कोई फसल बो रहे हो, कोई जरूरी नहीं है आप गन्ना ही बो रहे हो, कोई भी फसल बो रहे हैं, 10 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से 3 या 4 कुंटल गोबर की सड़ी हुई खाद में मिलाकर खेत की तैयारी के समय आप उसका प्रयोग कर सकते हैं। आपकी भूमि उपचारित हो गई। जब भूमि उपचारित हो गई, उसके बाद जैसा डॉक्टर साहब ने बताया कि थायोफिनेट मिथाइल से आप सेट भी ट्रीट कर सकते हैं, उसको भी उपचारित कर लेंगे। एक बात का विशेष ध्यान रखना है, जिस खेत के अंदर रेड रॉट की बीमारी आ गई, उस खेत में आपको एक तो उसकी पेड़ी की फसल नहीं लेनी है। दूसरे नंबर पर पेड़ी की ना लेने के साथ साथ 1 साल तक उस खेत में आपको ईख की बुआई नहीं करनी है। फसल चक्र अपनाना है, गेहूं धान की खेती करनी है। और गेहूं धान की खेती करने के साथ साथ एक और चीज कहना चाहूंगा, उस खेत में आपको ज्वार भी नहीं बोनी है। अगर गन्ना नहीं बोया, आपने ज्वार बो दी, तो फिर वो ज्वार पे आ जाएगा, और जब ज्वार पे आ जाएगा तो इनोकुलम आपका सॉइल के अंदर बना रहेगा। तो प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, बचाव ही सबसे बड़ी सुरक्षा है। अगर ऐसा आप करेंगे तो निश्चित रूप से आप अपने फसल को, अपनी इस गन्ना किस्म को भी रेड रॉट बीमारी से बचा पाएंगे। जी डॉक्टर साहब, बिल्कुल जिस तरीके से आपने बताया कि सही तरीके से फसल चक्र का भी चुनाव अगर करते हैं जी। हमारे किसान भाई, तो निश्चित तौर पे जो रेड रॉट की बीमारी गन्ने की फसल में आती है तो उससे बचाया जा सकता है गन्ने की फसल को। जी जी जी। तो डॉक्टर साहब, क्योंकि इस समय गर्मी भी बहुत पड़ रही है और गन्ना ही क्यों, हर फसल को पानी की आवश्यकता होती है जी, तो कि गन्ने की फसल में कोई नुकसान न हो और फसल अच्छे तरीके से चले, उसका उत्पादन सही मिले किसान भाइयों को, तो उसको सिंचाई का प्रबंध किस तरीके से करना चाहिए? सिंचाई के प्रबंधन के लिए सबसे पहली बात तो ये है कि आपका खेत समतल हो। जब समतल होगा तो सीधी बात है कि एक बराबर पानी खेत के अंदर लगेगा। और दूसरा, साथ में पेड़ी प्रबंधन की जो बात हो रही थी, ये जो समय चल रहा है, अब मई का महीना आ गया और मई के महीने में टॉप बोरर की द्वितीय पीढ़ी का आने का समय हो रहा है जी। और टॉप बोरर की जो द्वितीय पीढ़ी आएगी, इस कीड़े को कैसा मौसम पसंद है, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। इसको वो मौसम पसंद है जिस समय आपने खेत के अंदर पानी लगाया, पानी लगाने के बाद जो उमस जो निकलती है शाम को खेत में से, इस कीड़े को वो वाला मौसम बहुत ज्यादा पसंद है। तो इसकी जो मौत है, तितली है, ऐसे खेतों की तरफ आकर्षित होती है जहां पे आपने पानी लगाया। यदि उस खेत के पास आपने प्रकाश प्रपंच लाइट ट्रैप की व्यवस्था कर रखी है या फेरोमोन ट्रैप का अपने खेतों में इस्तेमाल कर रखा है जी। रासायनिक नियंत्रण से सबसे महत्वपूर्ण पहलू ये है कि हम जो है किस तरीके से आप मैकेनिकल कंट्रोल करें। और मैकेनिकल कंट्रोल करने के लिए आप 2 काम कर सकते हैं। एक, प्रकाश प्रपंच लाइट ट्रैप की व्यवस्था कर सकते हैं, लाइट ट्रैप के साथ साथ फेरोमोन ट्रैप की भी व्यवस्था कर सकते हैं। और साथ में जिन पौधों की पत्तियों पर छर्रे नुमा छोटे छोटे छेद दिखाई आपको दे रहे हैं, वर्तमान समय में उनको बारीक पतली खुरपी की सहायता से जमीन की सतह से काट कर आप खेत के बाहर कर सकते हैं। उसको पशुओं को चारे के रूप में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इस तरीके से आप इस चोटी बेधक की द्वितीय पीढ़ी से भी एक सफलतापूर्वक लड़ाई लड़ सकते हैं।
जी डॉक्टर रतेंद्र पवार जी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? जी बिल्कुल। मैं किसान भाइयों को ये कहना चाह रहा हूँ, क्योंकि जो अभी ज्यादातर जो फसल पेड़ी फसल है वो 0238 की ही पेड़ी की फसल है जी, और उसमें टॉप बोरर का बेहद प्रकोप आया हुआ है। और सेकंड जो अभी डॉक्टर साहब ने बताया है, जो सेकंड ब्रूड है या पीढ़ी है वो आ चुकी है, द्वितीय पीढ़ी, और वो लार्वा स्टेज में है, या मतलब है कि सुंडी की स्थिति में है वो। और सुंडी की अभी ये मान के चलिए कि आप अभी और 10 दिन और रहेगी सुंडी में, उसके बाद में वो प्यूपा में जाएगी, और प्यूपा के बाद में वो तितली में जाएगी। तो ये जैसे आपको अभी डॉक्टर साहब ने बताया कि लाइट ट्रैप और फेरोमोन ट्रैप लगाने हैं, वो आप 15 दिन के अंतर पे वो लगा दें, क्योंकि तितली 15 दिन के अंतर पे आ जाएगी। तो तितली को कंट्रोल करने के लिए लाइट ट्रैप और फेरोमोन ट्रैप इस्तेमाल होता है। तो इसीलिए है कि जो भी आपको लगाना है ये आप खरीद कर रख लें, या जो आपके पड़ोस में जो चीनी मिल है, चीनी मिल भी प्रोवाइड करवा रही है उसको, तो चीनी मिल से ले लें और उनको अपने खेतों में लगाना शुरू कर दें, क्योंकि 15 दिन में आ जाएगी और उसके बाद में तीसरी पीढ़ी की शुरुआत हो जाएगी। तो डॉक्टर साहब, हम तिवारी जी आपसे जानना चाहूँगा कि जिस तरीके से डॉक्टर रतेंद्र पवार जी ने बताया कि जो इस समय लाइट ट्रैप, फेरोमोन ट्रैप लगाने शुरू कर देने, तो उसको क्या तरीका क्या है कि किस तरीके से लगाएं जिससे कि कीड़े उसकी तरफ ज्यादा आकर्षित? देखिए, इसमें जो है एक तेल डाला जाता है इस प्लास्टिक के उसमें जी, और उसमें लाइट जलाई जाती है। तो जैसे आपको पता होगा लाइट पे आकर्षित होते हैं ये तितलियां, कीड़े, हाँ जो भी है, और वो जैसे ही बैठती है वहां उससे चिपक जाती है उस लिक्विड में, तो वहीं ट्रैप हो जाती है वो। और उसमें क्या है कि एक जो तितली है वो 400 अंडे देती है, और 400 अंडे वो हर एक जो अंडे से जो गिंडार निकलती है वो हर एक अलग अलग पौधे में जाती है 400 में। उसको पता चल जाता है अगर पहले से कि यहाँ पे है तो वो दूसरे में घुसती है। आप ये लगाइए कि एक जो तितली है वो 400 आपके टिलर स्कोर पौधों को बेकार करेगी। अगर आपने एक तितली पकड़ ली तो 400 पौधों को आपने बचा लिया। तो ये जो यांत्रिक विधि है जो डॉक्टर साहब ने बताई है, ये केमिकल विधि से भी ज्यादा कारगर है, और उन पे आप लाइनों में उसको खड़ा कर सकते हैं। उसमें एक डंडी टाइप चीज होती है, उस पे उसको खड़ा कर सकते हैं। बहुत ही सिंपल चीज है, एक कैप्सूल होता है, उसको डाल देते हैं उसमें, तो वो सुगंध ऐसी फैलती है कि उसमें आकर्षित होता है वो। तो ये इसके लिए रोकने का बहुत अच्छा उपाय है। जी डॉक्टर अवधेश कुमार जी कुछ कहना चाह रहे हैं? जहां तक फेरोमोन ट्रैप की बात है जी, फेरोमोन ट्रैप 1 एकड़ में 10 जो वैज्ञानिक संस्तुति है उसकी दी गई है। हरे रंग के एक प्लास्टिक के कटोरे की तरह रहते हैं, उसमें पानी भरा रहता है, और ऊपर की तरफ उसमें एक कैप्सूल लगाया जाता है, और वो कैप्सूल ल्यूर जो फेरोमोन जो मादा की योनि में से जो स्मेल आती है उस तरीके की स्मेल नर शलभ को अपनी ओर आकर्षित करती। लेकिन जैसे ही नर शलभ वहां पे आएगा तो उनका मिलन ना हो पाए, वहीं पे वो उसके पास बैठेगा और नीचे कटोरे में पानी है उसी में डूब के वो खत्म हो जाता है। ये तो रही फेरोमोन ट्रैप की। और जहां तक बात लाइट ट्रैप की है, प्रकाश प्रपंच की है जी, आपने एक चीज देखी होगी, जो गांव के आसपास के खेत हैं, बिल्कुल गांव से लगे हुए खेत हैं, या सड़क के किनारे के जो खेत हैं, उन खेतों को यदि आप देखेंगे, किसान भाई भी खूब भली भांति इस बात से परिचित हैं कि जब देखेंगे वो, तो उन खेतों के ऊपर चोटी बेधक कीट का आपतन ना के बराबर है। उसकी सिर्फ एकमात्र वजह ये है कि वहां पे गांव में लाइट जल रही है, सारे के सारे जो कीट पतंगे हैं लाइट की तरफ आकर्षित हो रहे हैं, वो उधर चले गए, पौधे पे नहीं बैठ पाए, वहां पे उनकी एग लेइंग नहीं हो पाई, वो वहीं पे मर गए। इसलिए ये जो प्रकाश प्रपंच की व्यवस्था है, यदि खेत पे जिस समय आपने पानी लगाया है उस समय लाइट ट्रैप लगाएंगे। यदि किसान भाई ये कहते हैं कि हमारे यहाँ रात में लाइट नहीं आती है, हर जगह की अपनी अपनी परिस्थितियां हैं, और उन्हीं परिस्थितियों के बीच में सामंजस्य बैठा कर हमको स्वस्थ गन्ने की खेती करनी है, तो चार्जिंग वाले बल्ब भी आ रहे हैं बाजार के अंदर आजकल। और जिस समय आपने खेत में पानी लगाया है और तितली निकलने का टाइम हो रहा है, उस समय उन लाइट ट्रैप को अवश्य खेत पर लगाएं, ताकि मैक्सिमम तितलियां लाइट की तरफ आकर्षित होंगी और आपकी फसल की सुरक्षा हो पाएगी। ये तो आई यांत्रिक नियंत्रण की बात। अभी मैं केमिकल नियंत्रण की बात नहीं कही है। तो जैसे आपने जो लाइट ट्रैप या फेरोमोन ट्रैप बताए हैं, तो इनको क्या डेली बदलना पड़ता है, या एक जो लगा दिया वो कितने दिन तक कार्य करता है? अच्छा, बहुत बढ़िया प्रश्न पूछा है आपने। जो फेरोमोन ट्रैप में जो कैप्सूल है
वो जो लगाया जाता है वो 45 से 60 दिन के बीच में वो चलता है। कहने का तात्पर्य ये है कि एक पीढ़ी जब आएगी तो उसमें 45 से 50-55 दिन का समय लगता है। एक पीढ़ी के लिए एक कैप्सूल पर्याप्त है, और जैसे ही दूसरी पीढ़ी का आने के टाइम वो कैप्सूल को भी बदल दो, क्योंकि उसके अंदर जो केमिकल है वो शनै शनै समाप्ति की ओर अग्रसर होता चला जाता है और 55 दिन में करीब करीब वो खत्म हो जाता है। और बात आती है लाइट ट्रैप की। लाइट ट्रैप क्या? लाइट ट्रैप कुछ भी नहीं है। किसानों के खेत पे जो ट्यूबवेल लगे हुए हैं उस पर यदि बल्ब लगा दें जी, एलईडी बल्ब लगा दिया आपने, एलईडी लगा दिया बल्ब, रात में बल्ब जल रहा है, और जब जल रहा है तो खाली टॉप बोरर की ही वो मौत नहीं आएगी उसके पास, और जितने भी हैं स्टॉक बोरर भी होगा, इंटरनोड बोरर भी होगा, गुरदासपुर बोरर भी होगा, सारे बोरर्स जितने भी कीड़े हैं लाइट की तरफ अट्रैक्ट होंगे। और ऊपर लाइट जल रही है और नीचे हौदिया में पानी है, उस पानी के अंदर आप कोई भी एक इंसेक्टिसाइड डाल दें, चाहे इमेडाक्लोरपिड डाल दें, चाहे क्लोरपायरीफास डाल दें, थोड़ी सी डाल दें, उससे टकरा के ऊपर से वो नीचे पानी में गिरेगी और वहीं पे वो खत्म हो जाएगी। ये एक मोटा सा पर्पज है, और आपको खेत के अंदर रासायनिक दवाओं का भी इस्तेमाल नहीं करना पड़ेगा। तो डॉक्टर साहब, जो किसान भाई जिस तरीके से डॉक्टर साहब बता रहे थे कि पेड़ी रखते हैं, लेकिन पेड़ी का उत्पादन मुख्य फसल से औसतन कम मिलता है जी, तो उसको कैसे बढ़ाया जाए? तो इसके बारे में डॉक्टर तिवतिया जी आप कुछ बताइए। एक बहुत महत्वपूर्ण बात मैं बताऊंगा जी, कि देखिए, जब 1 साल हो जाती है पौधे को तो उसकी जड़ें पुरानी हो जाती हैं। बिल्कुल। और इसीलिए साइंटिस्ट ये कहते हैं कि जड़ों की प्रूनिंग होनी चाहिए। हमारे किसान भाई क्या करते हैं कि प्रूनिंग नहीं करते हैं उसकी, तो उन जड़ों की एफिशिएंसी, जो पोषक तत्व लेने की क्षमता बहुत कम हो जाती है। तो उसके लिए क्या करते थे हमारे पूर्वज जो हैं, वो कूड़ से लगते हुए जो जड़ों को काटे वो देसी हल चलाते थे गहराई से जी, तो उससे पुरानी जड़ें टूट जाती थी, नई जड़ें निकलती थी, और उसी में खाद भी डालते थे उसको जुताई करके, और क्या, तो उससे जो है रेट्यून मैनेजमेंट हो जाता था। तो आज क्या है, जो मशीनें अभी किसान भाई पूछ रहे थे वो नहीं मिल रही है, तो वो मशीन अगर मिल भी जाए तो वो इतना अच्छा काम नहीं करती जितना कि वो देसी हल किया करता था। वो गहराई तक जाता था। गहराई तक जाना बहुत जरूरी है, जितनी उसकी जड़ें उनको तोड़ना बहुत जरूरी है, और जब वो टूटेंगी तो उसी जगह पे आप खाद डालोगे तो वहां पूरा खाद मिलेगा। तो एक बात तो ये हुई कि जो किसान भाई हैं वो पुरानी जड़ों को रिमूव करें, जिससे कि नई जड़ें पूरी ताकत के साथ पोषक तत्वों को लें। जैसे कई हमारी जो बागवानी फसलें हैं, किसान भाई उसमें कटाई छटाई करते हैं क्योंकि उसमें नए कल्ले निकले, जिससे उसमें नए फूल आएंगे और नए फल बनेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। उसी तरीके तो से पुरानी डालियां जो है उनको काटते हैं, वो सूख भी जाती हैं पुरानी। जी हाँ, कई सूख जाते हैं, कहीं दूसरे पे चढ़ी हुई होती हैं, वो काटे जाते हैं, कोई रोग ग्रसित होते हैं, उनको हटाया जाता है। बिल्कुल। तो ये, और दूसरा उसका खाद का और पानी का विशेष ध्यान रखें गर्मियों के दिनों में जी, पानी लेट ना करें, और उसको समय समय पर पानी देते रहे और खाद देते रहे। और जिन किसान भाइयों ने बोते समय पोटास तो लगाया होगा, अगर आधी डोज लगाई है पोटास की, तो वो मिट्टी चढ़ाने से पहले कूड़ में पोटास डालकर फिर मिट्टी चढ़ा दें, तो पोटास दोबारा डाल सकते हैं और उसमें वो बहुत अच्छा काम करेगा। और नाइट्रोजन की जो डोज है उसको थोड़ा संभल के डालें, वैरायटी की रिक्वायरमेंट के अनुसार डालें। जैसे कि 15-13-235 है, उसमें ज्यादा यूरिया नहीं डालना चाहिए। जो आपका 15-023 है, इसमें ज्यादा नहीं डालना चाहिए। तो उनमें किसान क्या है कि वैरायटी को बिना समझे उसमें बहुत ज्यादा खाद डाल देते हैं, तो कीड़ों की और रोगों की समस्या उसमें बढ़ जाती है। तो संतुलित उर्वरक का उपयोग करें, और अगर मृदा परीक्षण के आधार पर उपयोग करते हैं तो वो तो बेस्ट है। सोने पे सुहागा है। सोने पे सुहागा है। और उनको जो तत्वों की, मानो जिंक की, सल्फर की, आपको कॉपर, बोरॉन, ये सारे तत्वों की टेस्टिंग करानी चाहिए, क्योंकि आजकल माइक्रो न्यूट्रिएंट की भी जो डेफिशिएंसी है वो बहुत बढ़ गई है, और अगर उनको डालेंगे तो वो इनकी नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास की एफिशिएंसी को भी ये बढ़ाएंगे और पूरी ताकत से पौधा बढ़ पाएगा। क्योंकि आज जब इतनी इंटेंसिव एग्रीकल्चर हुआ है, तो जो हमारी जमीन में पूरे जो 17 पोषक तत्वों की जरूरत होती है, तो उसमें सूक्ष्म पोषक तत्व होते हैं, तो उनकी जो मात्रा है जमीन में घट गई है, क्योंकि किसान उसे देता नहीं है, उसको अप्लाई नहीं करता है। तो वह क्या है कि वो ही तत्व उसकी जो पैदावार को घटा देते हैं। आप अगर नाइट्रोजन कितनी भी डालते रहो, वो उनकी कमी को पूरा नहीं कर सकती।
तो डॉक्टर साहब मैं जानना चाहूंगा कि जैसे नाइट्रोजन तो सभी किसान भाई जानते हैं और डालते हैं, लेकिन बहुत से किसान भाई जो पोटास है या उर्वरक है, इन उर्वरकों का फसल के उत्पादन में या उसकी वजन बढ़ाने में या उसकी गुणवत्ता निखारने में क्या इसका रोल है? देखिए, तो इसके बारे में आप बताइए थोड़ा सा। देखिए, नाइट्रोजन का रोल है उसकी पौधे की वानस्पतिक वृद्धि करना जी, वो बढ़वार करती है, एकदम सेल डिवीजन करती है। जो फास्फोरस है उसका रोल है जड़ों की वृद्धि करना, और जितनी जड़ें ज्यादा फैलेंगी उतने ही सारे पोषक तत्वों का अवशोषण होगा। पोटास का जो रोल है वो है पौधे को मजबूती देना, मजबूती, उसको ताकत कड़ा बनाना, उसमें रोग और कीटों की जो वो इन्फेक्शन है वो कम होगा, यानी बीमारियां भी कम लगेंगी, उसमें बीमारियां भी कम रहेंगी। बाकी सूक्ष्म पोषक तत्वों के अपने अपने रोल हैं, वो उनको करते हैं सारे। जैसे शरीर में सारी प्रक्रियाएं होती हैं, जैसे पौधे में भी होती हैं, तो वो सारे बहुत जरूरी है ये करना। जी, डॉक्टर पवार जी कुछ कहना चाह रहे हैं? हाँ, मैं ये कहना चाह रहा था, क्योंकि जो हमारी पेड़ी की फसल है उनमें अक्सर किसान क्या करता है, वो फ्री की फसल मानता है और उसमें फर्टिलाइजर डालने में बड़ी कंजूसी करता है, सिर्फ वो यूरिया से डाल के काम चलाता है। तो मेरा उनसे यही अनुरोध था कि उसमें आप गुडाई करने के टाइम पे उनमें, क्योंकि जो रिक्वायरमेंट है वो 13 किलो प्रति बीघा है, जैसे हमारे यहाँ पश्चिम उत्तर प्रदेश में बीघा में होता है जी। तो अक्सर क्या करते हैं, कुछ लोग डाल देते हैं कि 2 धड़ी का बीघा डाल दिया हमने, कुछ जब डालते हैं जब उसकी जरूरत नहीं रहती है। तो जब शुरुआत करें हम, ये मान के चलो रैटून मैनेजर का हमने इस्तेमाल कर दिया, जड़ों की छटाई कर दी या स्टेबल सेविंग कर दी, उसके तत्काल बाद में, क्योंकि दिक्कत क्या होती है कि किसान भाई तब करते हैं जब गेहूं भी कट जाता है या उसका गन्ना भी कट जाता है, उसके बाद में वो ये डालना शुरू कर देता है, तब तक उसमें बीमारी आ जाती है। तो तब वो डालता है प्रॉपर, उसमें खाद उसको फसल को नहीं मिल पाता है, तो उसको टाइमली कटने के तुरंत बाद में ही ये प्रक्रिया शुरू करनी है, उसमें स्टेबल सेविंग करनी है, जड़ों की प्रूनिंग करनी है, और उसके तत्काल बाद में उसमें खाद जो मैं बता रहा हूँ 13 किलो उसमें फास्फोरस डाल ले, 8 किलो से 10 किलो उसमें पोटाश डाल दे, 2 किलो का जिंक डाल ले, और उसमें ये आपका कैल्शियम नाइट्रेट भी बहुत अच्छा खाद आ रहा है, उसमें कैल्शियम भी उसको मिल जाता है, सेकेंडरी न्यूट्रिएंट है हमारा फसल का, तो उसका भी इस्तेमाल करें। जी, डॉक्टर अवधेश कुमार जी, आपसे जानना चाहूंगा कि बहुत से हमारे किसान भाइयों की शिकायत रहती है कि वो सही समय पर सिंचाई भी कर रहे हैं, उर्वरक भी डालें, फिर भी फसल कहीं न कहीं पीली रहती है। बहुत बढ़िया आपका सवाल है क्या, जिस समय आपने पौधे गन्ने की कटाई करी और कटाई करने के बाद पेड़ी का फुटाव शुरू हुआ, उस समय खेत के अंदर 2 प्रक्रियाएं एक साथ चल रही होती हैं। पहले नंबर पे उसके कल्ले निकल रहे होंगे जी। जब कल्ले निकल रहे होंगे उनको 50% नत्रजन की तत्काल आवश्यकता है, जो रिकमेंडेड डोज है 180 केजी नत्रजन प्रति हेक्टेयर, लेकिन पेड़ी में 20% और ज्यादा चाहिए, यानी 200 किलो। हाँ, तो 490 किलो यूरिया खाद बैठती है इसकी, और 490 किलो का आधा 245 किलो यूरिया प्रति हेक्टेयर इमीडिएट आपको चाहिए जिस टाइम उसके कल्ले फूट रहे होंगे, क्योंकि उनको भोजन की आवश्यकता है। जब भोजन की आवश्यकता है तो सीधी बात है उसमें आपको पीलापन दिखाई देगा। साथ में एक काम और चल रहा है खेत के अंदर, कुछ ट्रेस भी पड़ा हुआ है, पत्तियां भी पड़ी होंगी खेत के अंदर, कुछ किसान भाइयों ने तो ट्रेस मल्चिंग करा ली होगी, कुछ ने नहीं करा ली होगी, कुछ खाद वहां पे भी उसको गलाने के लिए चाहिए। अगर नहीं यूरिया खाद देंगे तब क्या होगा, वो जो माइक्रोब्स हैं जमीन की जो नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन को वहां से अपना वो उठा लेंगे और टेम्परेरी लॉकिंग नाइट्रोजन की हो जाएगी और वहां पे आपकी फसल पीली पड़ जाएगी। बात आती है फास्फोरस और पोटास की जी। फास्फोरस और पोटास भी उतनी ही पेड़ी के पौधों को चाहिए जितनी प्लांट में आपने दी थी, मुख्य फसल में जितनी दी थी उतनी ही चाहिए उनको। प्लांट के अंदर भी 80 केजी आपको फास्फोरस चाहिए और 60 केजी पोटाश चाहिए प्रति हेक्टेयर। ये तत्व के रूप में मैंने बताया, कैलकुलेशन करने पे तो वो ज्यादा आएंगी। ठीक है जी। ये तो बात आ गई इसकी। अब बात आती है, एक चीज और आ रही है इस समय पेड़ी के अंदर। अब क्या होगा कि वर्तमान में टेम्परेचर इस टाइम बढ़ रहा है बहुत तेजी से जी। जब टेम्परेचर बढ़ेगा तब क्या होगा, कीड़ों का आकर्षण होगा पौधों की तरफ। वो पौधे के पास सिर्फ इसलिए आते हैं नमी लेने के लिए। और इस समय पश्चिमी उत्तर प्रदेश में एक मुख्य कीड़ा है ब्लैक बग जी, जो पेड़ी की फसल में आपको दिखाई देगा। यदि बीच की गोफ को उसको खोलेंगे तो आपको वो काली सफेद चींटी ऊपर नीचे दौड़ती हुई दिखाई देंगी। ये कीड़े क्या करते हैं, पत्तियों का रस चूसते हैं। जब रस चूसेंगे तो वहां पे भी पत्तियों में पीलापन आपको खेत में
दिखाई देगा। अलग अलग तरीके से अलग अलग लक्षण एक ही खेत में परिलक्षित होते हुए दिखाई देंगे। ये सिर्फ पहचानने की बात है कि किस तरीके से आप पहचानते हैं। यदि ब्लैक बग का आपके खेत के अंदर अटैक हो गया तो उसके लिए आपको क्या करना है, एक दवा आती है प्रोपेनोफॉस 750 ml। दवा को 625 लीटर पानी में घोलने के बाद आपको नमी की अवस्था में खेत में, और वो दवा गोफ के अंदर जानी चाहिए। पावर वाले स्प्रे से आपने कर दिया तो पौधा एक तरफ को झुक जाता है। वो दवा गोफ के अंदर जानी चाहिए। जब गोफ के अंदर जाएगी तो वो कीड़े से आपको, ब्लैक बग से इमीडिएट आपको निजात मिल जाएगी। दवा डालने से पहले किसान भाई ये 3 सवाल अपने आप से अवश्य करें। दवा हम कब डालें, क्यों डालें और कैसे डालें? जी डॉक्टर साहब, इस पे बात जरूर करेंगे। एक किसान भाई का फोन लेते हैं। हेलो। राम राम जी। राम राम जी। मैं किताब सिंह मेरा नाम है जी। जी। जिले शामली का रहने वाला जी। और गन्ने के बारे में पूछना। कौन सा गन्ना बोया आपने? 18 बो रखा जी। जी। 1 मीटर पे तो बो रखा जी मुझे। और जी उसमें पहले तो आ गया था जी पीलापन आ गया। ठीक है, पीलापन आ गया था जी। उसमें फिर मुझे जी काटाप और एक नेट हुआ जी, वह गिरी थी। ठीक है। अच्छा, अब आप क्या चाहते हैं? आपकी फसल कैसी है इस समय? पौधा है या पेडी है 18 की, ये बताइए। पौधा है जी, पौधा। देखिए, जो 18 का करेक्टर है उसमें आपको 38 की तरह हरापन नहीं दिखाई देगा, वो पीलापन फसल में दिखाई देगा। इसलिए वो उसका वेराइटल करेक्टर है, उस पे आपको परेशान होने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। अजी एक ब्यात भी तो नहीं हो रहा कितना भी उसमें? ब्यात नहीं हो रहा। हाँ, देखिए, असली बात बोले। हाँ, अब आपने ब्यात वाली बात कही। कब आपने ईख कब बोया था जी, ये बताइए। 2 महीने करीब हो लिया होगा जी। 2 महीने करीब हो लिया होगा। देखिए, ब्यात के लिए किसान का जो सबसे बड़ा दुश्मन है वो समझे क्या है। जिस समय आपने ईख की बुआई करी और किसान भाई खेत में वो जो पाटा मारते हैं, वो पाटा सबसे बड़ा दुश्मन है। अब ये वर्तमान समय जो आ रहा है, ये ब्यात करने का ही ईख का समय आ रहा है। जैसे ही 39 और 40 डिग्री से ऊपर तापमान आएगा और मौसम गर्म और खुशक होगा, ईख स्वतः ब्यात करने लगेगा। उसमें आपको कुछ डालने की आवश्यकता नहीं है। विशेष करके यदि आप खेत की खुदाई कर रहे हैं फावड़े से, तब आपको एक काम करना है, जो मिट्टी पौधे के पास है वो खुदाई करके पौधे से दूर कर दें, ताकि वहां पे उसको हम मिट्टी थोड़ी सी कम रहे और ब्यात आपका आ जाएगा। मैं जी उसमें लवे कह रहे हैं कि मिट्टी नहीं है ज्यादा वहाँ। मिट्टी ज्यादा नहीं है, कोई बात नहीं, ब्यात तो आएगा। शोशा, ये तो पक्का है। मैं उसमें वो अभी गिरी जी। क्या ये होया सागरिका से ब्यात नहीं होता। ठीक है जी जी जी, वो सवाल का अरक है, उसमें उससे ब्यात नहीं होता है। ठीक है। और एक चीज मैं आपसे और बताऊंगा, जब आपने 18 बो रखा, 18 खूड़ से खूड़ की दूरी आपने कितनी रखी है? 1 मीटर जी। 1 मीटर रखी है। अब आपके साथ अगली बार एक दिक्कत और आएगी। गन्ना 18 के साथ ये आती है दिक्कत कि जब अगले साल इसकी पेड़ी होगी, पेड़ी में इसमें फुटाव थोड़ा सा कम रहता है। ठीक है, पेड़ी में फुटाव कम रहेगा। जिस टाइम आप मट्टी चलाएंगे, यदि आप अपने खेत में RMD मशीन का यूज करेंगे, तब आपको फुटाव भरपूर दिखाई देगा पेड़ी के अंदर भी। RMD का फायदा ये है कि जिस समय आपने ईख की कटाई करी, एक बात मेरी बड़े ध्यान से सुनिएगा, ईख की कटाई करी, मैं बहुत जगह गया, बहुत किसानों से मिलता हूँ, फैक्ट्रियों में भी जाता सर्वे के लिए। किसान भाई जब पौधे गन्ने की कटाई कर रहे होते तो वो जो कटाई करते पूरा बाड़ एक साथ रख देते हैं पूरे खेत का। एक तो इस गलती को मत करिएगा। अगर आपका लग रहा है कि 4 खूड़ में हमारी पर्ची पूरी हो जाएगी, तो एक तरफ से 4 खूड़ ही काटिए और वो पूरे खेत के पार कट जाने चाहिए। उसमें क्या होगा, आप सारी कृषण क्रियाएं उन 4 खूड़ों में कर सकते पूरी। अगर आपने बाड़ पूरे खेत में रख लिया, फिर आपका वो 10-10 मीटर ही कट के वो रह जाएगा, तो उसमें आप अपनी सारी कृषण क्रियाएं साथ के साथ नहीं कर पाएंगे। जहां RMD की मैं आपसे बात कह रहा था, RMD में 2 काम करती है RMD। एक तो ठूंठों की कटाई कर देगी, कटाई करने के बाद पुरानी जड़ें भी आपकी तोड़ देगी और साथ में खाद भी डाल देगी, और वहीं पे इंसेक्टिसाइड या फंजीसाइड का स्प्रे भी उनके ऊपर कर देगी। सारे काम एक साथ आपके हो जाएंगे। RMD वाले खेत में यदि आप फुटाव देखेंगे तो 18 में ही एक उसमें 20-20 कल्ले आपको दिखाई देंगे। अच्छा जी। मशीन मिलेगी कहाँ जी? ये मशीन आपको सोसाइटी में मिलेगी, गवर्नमेंट ने व्यवस्था कर रखी है किराए पे। ठीक है, बिल्कुल आप इसका इंतजाम करके आप ले सकते हैं। और फोन करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो डॉक्टर तेवतिया जी, आप कुछ जोड़ना चाहेंगे इसमें? नहीं, डॉक्टर साहब ने बहुत अच्छा बताया है। और दूसरा ये है कि इनको मिट्टी टेस्ट करानी चाहिए, और क्योंकि पता नहीं किस न्यूट्रिएंट की कमी है,
थोड़ा इन्हें माइक्रो न्यूट्रिएंट का और सल्फर का इस्तेमाल करना चाहिए, और मट्टी कम रहे तो इनको ब्यात अच्छा मिलेगा। डॉक्टर साहब, एक हमारे किसान भाई फोन लाइन पे हैं, सुनते हैं कि उनकी क्या गन्ने की फसल से संबंधित समस्या है। हेलो। हेलो, नमस्कार जी। हाँ नमस्कार जी, मैं नैनो डीएपी के प्रयोग के बारे में जानना चाह रहा हूँ कि गन्ने की पेडी में जो फास्फोरस और पोटास खड़ी फसल में नहीं डाल सकते हैं, तो नैनो डीएपी का किस तरीके से प्रयोग करें? नैनो डीएपी का आप स्प्रे कर सकते हैं खड़े खेत में, लेकिन एक आवश्यकता है कि पत्तियां खूब अच्छी बढ़ गई हों और पूरी आच्छादित हों, क्योंकि स्प्रे तभी करना चाहिए जब पौधे की पत्तियां अच्छी तरह से फैल गई हों। और आपको बिल्कुल नाइट्रोजन उसका नैनो यूरिया कर सकते हैं और उसके लिए नैनो डीएपी कर सकते हैं, दोनों को मिला के भी आप कर सकते हैं। क्या नाम है, आप कहाँ से बोल रहे हैं? मैं पीलीभीत से बोल रहा था, ब्रजवीर जी। अच्छा, तो आपने गन्ने की फसल लगाई हुई है? हमने गन्ने की फसल में किसान पूछते रहते हैं, तो नैनो डीएपी के बारे में ज्यादातर पूछते हैं कि कैसे प्रयोग करना चाहिए, तो मैंने इसलिए बात। हाँ, तो स्प्रे कीजिए आप उसका, लेकिन वो जब होनी चाहिए जब थोड़ा सा फसल पूरी थोड़ी सी खेत भर जाए पत्तियों से। मतलब 30-35 दिन बाद? नहीं, 30-35 दिन में नहीं भरता कभी भी खेत। हाँ, 30-35 दिन में तो निकल के ही, अगर बुआई हुई है तो वो निकलेगा ही 30-35। पेडी पे तो कर सकते हैं। पेड़ी भी 30-35 दिन में कहाँ इतनी निकल जाएगी, थोड़ी पत्तियां बड़ी हो जाएं, कम से कम 6-6, 7-7 पत्तियां तो निकल जाए पौधे में। ऐसी दिखाई दे पत्तियां आपको कि जमीन आपको न दिखाई दे। हाँ, क्योंकि जो आप छिड़काव करेंगे वो मतलब पत्तियों पे रहे, जमीन पे न जाए। और जब आप स्प्रे करें तो खेत के अंदर नमी का होना नितांत आवश्यक है। ठीक है, फोन करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर साहब, बहुत से किसान भाई इस समय जिन्होंने अपने गेहूं की कटाई की है, या बहुत से किसान भाइयों ने जिन्होंने अपना गन्ना मिल में पहुंचा दिया है, तो बहुत से किसान भाई इस समय गन्ने की बिजाई भी कर रहे हैं, तो क्या इस समय बिजाई करने का सही समय है? हाँ, ये आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा है। देखो, टेम्परेचर तो अब हो गया है बहुत ज्यादा है। हाँ, इसमें तो वैसे इस टाइम के लिए सबसे बढ़िया होता है कि अगर आपने पौध तैयार की हुई है, वो 30 से 35 दिन पहले पौध तैयार हो जाती है, और वो इस टाइम जैसे गेहूं का खेत उसका खाली हुआ, तुरंत उसमें लाइनें निकाल ली, गन्ने की खोड़ निकाल ले, और उसमें वो जो पौध तैयार है उसमें लगा दो, तो उसमें टाइम बच जाता है। क्योंकि ये टाइम जो हो रहा है, ये 40 के आसपास आपका टेम्परेचर चल रहा है। हाँ, बहुत ज्यादा गर्म तो है। इसमें एकदम से ही खेत में नमी कम हो जाती है, और नमी कम हो जाएगी तो उसका जमाव प्रभावित हो। इसमें एक बात जो ध्यान रखने की है, जब आप पौध को उखाड़े जी, तो एक तो पर्याप्त नमी रहनी चाहिए, उसकी जड़ें नहीं टूटनी चाहिए। पहली बात तो ये ध्यान रखें किसान भाई, उखाड़ते समय जी पौध की उखाड़ते समय जड़ें ना टूटे। नंबर 2, उखाड़ने के बाद वो ज्यादा समय तक धूप में रखी नहीं रहनी चाहिए, उसको आप कहीं छाया में रखिए, जितना जल्दी हो उतना लगा देनी चाहिए। और अब ऐसे समय में तो अगर कूड़ में पानी करके धान की तरह से लगाया जाए तो ज्यादा बढ़िया रहता है, नहीं तो 1 घंटे में वो पूरा पौधा सूख जाता है इतने टेम्परेचर में, और उसको रिवाइव होने में कम से कम 1 महीना लगता है। फिर जितना हम बचाना चाहते हैं उतना ही वो होता है। तो ये 2 बातों का ध्यान रखना अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि मेरा ये प्रैक्टिकल अनुभव है। जी, डॉक्टर अवधेश कुमार जी। वर्तमान में पश्चिमी उत्तर प्रदेश में इस समय गेहूं की कटाई के बाद बुआई का काम बहुत तेजी से चल रहा है, इस समय भी चल रहा है। और अगर इस समय जो किसान भाई गन्ना बो रहे हैं, सिंगल बड से ना बो के सीधे गन्ना बो रहे हैं, तो उसको जो काम करना है, ये एक तो खूड़ से खूड़ की दूरी को कम कर लें 90 के बदले 60 पे ले आए उसको, यानी 2 फीट। हाँ, और दूसरे नंबर पे सीड रेट थोड़ा सा बढ़ा दें। जब सीड रेट बढ़ेगा तब क्या होगा, उसमें से जो कल्ले जम के आएंगे खेत के अंदर, मदर सूट की संख्या बढ़ जाएगी, और जब तक गन्ना जमेगा, टिलरिंग का समय उसका निकल जाएगा, रेनी सीजन आ जाएगा, और गन्ना जो है आपको सीधा एकदम बढ़ेगा। हाँ, सीधा दिखाई देगा। तो मदर सूट की वजह से आपको मदर सूट में ज्यादा रिकवरी होगी और ज्यादा वजन होगा, तो वहां पे उसकी पूर्ति हो जाएगी। लेकिन नेक्स्ट ईयर जब आप उसकी कटाई कर देंगे तब आपको पेड़ी उसकी ठीक मिल जाएगी। जी डॉक्टर साहब, एक किसान भाई का फोन लेते हैं। हेलो। नमस्कार जी। नमस्कार। सुरेश पाल सिंह चौहान नाम है, बड़ौत बागपत से बोल रहा हूँ। जी सुरेश पाल जी। डॉक्टर साहब नमस्कार। नमस्कार जी, नमस्कार। डॉक्टर तेवतिया जी, आपने बताया जैसे पौध उखाड़ा है, हाँ, तो ये पौध जैसे पानी के गिलास आवा बड़े बड़े से, हाँ, इनमें जो तैयार कर ले तो वो जो सूखने वाली दिक्कत है वो खत्म हो सके, नहीं हो सकती? हाँ, उसमें बिल्कुल फर्क पड़ेगा इसका, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, लेकिन वो थोड़ा सा महंगा पड़ता है आपको। अजी महंगा तो पड़ेगा, जो आप बता रहे हैं। अब 1.5 महीना पौध तो तैयार करी, उसमें खर्चा है यार, फिर वो
पौधा सूख जा, आपने सही बताया, वो सूख जा बिल्कुल। हाँ, बस मैं यही मेरे को खतरा था, इसीलिए मैंने बिल्कुल प्रैक्टिकल अनुभव बताया। तो उस केस में जो आप कह रहे हैं, जो ट्रे होती है ना, ट्रे, जी जी, उनको जब पौधा निकालते हैं उसके साथ में पूरी वो कोकोपीट वगैरह पूरी निकलती है साथ के साथ। जी जी, और जड़ें पूरी सुरक्षित रहती हैं। अजी उसमें भी जो आपने बताया उसमें भी दिक्कत। अब मान लिया एक ट्रे उखाड़ कर रखी और इतना धूप लगती वो हरा होता ही नहीं। हाँ बिल्कुल, देखिए मैं आपको प्रैक्टिकल चीज इसीलिए बता रहा हूँ। वो जो ट्रे है वो ट्रे ले जानी चाहिए खेत में, कूड़ पे, उसमें हल्का सा पानी मार लें और वो वहां तुरंत के तुरंत उखाड़े और उसमें डाल दें। कूड़ में जो है आप पानी पहले ही कर लें और उसमें लगवा दें, पीछे को हटता चला जाएगा लड़के जो भी लेबर होगी। बहुत बड़ी बात कही है तेवतिया जी ने, पानी पहले लगा के उसके बाद उसे धान की तरह लगाते हैं। हाँ, धान की तरह उसको लगा, तभी सर्वाइव होगी वो। नहीं, वो तो लगा लेंगे जी, वो तो ठीक है। ये टेम्परेचर 40 है और लू चल रही है और उसे अगर 15 मिनट भी होगी, वो 15 मिनट में ही ऐसा हो जाता है, सब मर गया। बिल्कुल, मेरे को यही डर था, मैंने इसीलिए संशोधन किया इसमें बात में कि भाई किसान कहीं किसी भ्रम में ना रह जाए उसको। बिल्कुल, मैं तो कह रहा हूं कि ये तो पौध की बात है, ये तो बहुत सेंसिटिव है, बहुत जल्दी सूखती है। आप गन्ने को ही अगर आपने कूड़ में नहीं ढका, गन्ना ही डाल दिया, 2 घंटे तक पड़ा रहा, तो वो भी बहुत उसमें फर्क पड़ जाएगा, अंकुरन नहीं होगा। वो भी सूखा है जी, वो भी सूखा है। हाँ, तो ये इस समय जो है किसान भाइयों को ये चीज बहुत ध्यान रखने की है। आप या तो शाम के समय और या सुबह सुबह, आपने देखा होगा हमारे पूर्वज सुबह सुबह ही जाके गन्ना बो देते थे 11 बजे से पहले ही। जी, और उसको ढक भी देते थे, उनको बहुत ज्यादा पता था, या फिर शाम के समय बोते थे। हमें खूब पता है जब हम छोटे थे। आप तो बहुत तजुर्बे की बात बताओ। मैं ये पूछना चाह रहा आपसे कि जो सा गिलास है, सारे को गिलास में तैयार कर ले, पानी खोल कर उसमें तले वो गिलास फाड़ दे सकूत है। अरे साहब, इतनी मेहनत कैसे करोगे, कितनी लेबर आ जाएगी, बहुत परेशान हो जाओगे। गन्ने में कोई 2-4 गिलास तो लगने नहीं है। हमें ये भी तो सोचना ना, आपकी कॉस्ट ज्यादा ना आ जाए, लागत ज्यादा ना आ जाए। वो तो आप सही कह रहे हैं, लेकिन जो आपने बताया ये गन्ना सूखा ही सूखा है, उसमें भी लगा लो जब भी 20% तो फिर भी सूख जाएगा। फिर भी मैं बताऊं, ये जो बोने का जो है ये, अब देखिए आप नर्सरी लगाइए, आप कुछ भी जी, देखिए वो क्यारी सी बना के आप थोड़ी ऊंची करके और उसमें खाद वाद मिला के जो बिना ट्रे के जो उगाते हैं, अगर आप उसे फरवरी मार्च तक बो देंगे तो आपसे ज्यादा विजेता कोई नहीं है उसमें। ठीक है जी, वो तो क्योंकि वो जो आंखें बेकार होती हैं वो वहीं रह जाती हैं नर्सरी में और आपका खेत भर जाएगा। अगर आपको पैदावार बढ़ाना है तो अंकुरण जो है सादा विधि से डायरेक्ट गन्ना बोने में केवल 40 से 50% तक ही अंकुरित होती हैं आंखें। बस इतनी हो जी। और जब देखिए आप पौध लगा दें अगर उस समय, तो आपकी 100%, 1-2% की तो मैं कहता नहीं, 100% गन्ने में ऐसा मन लगेगा कि आपका बिना खाने के तो खून वैसे ही बढ़ जाएगा देख के खेत को। नहीं, आपने बताया था ना आपके पास जो आपने 15 बीघे लगाया है वो गन्ना अब 3 फीट का हो गया होगा वो। हाँ बिल्कुल, और उसको चिंताग्रस्त आपका खत्म, आप मिट्टी चढ़ाइए और बारिश का इंतजार कीजिए और बारिश में ही आप लहराएगी आपकी फसल आते के साथ। जहाँ पहली बारिश हो गई तो वहाँ पर तो इनकी फसल बांधने लायक हो जाएगी, और बीच बाच में भी कुछ होगी तो ये तो सबसे विजेता रहेंगे। जो आपने अभी बताया DAP का छिड़काव, हाँ जी, और जो नैनो भी मिला के, हाँ, तो इसे जो है खूड ढक जा जब करे। हाँ, देखो वो नहीं तो जमीन पे गिरेगा, वो उसका फायदा नहीं होगा। और जी। ठीक है सुरेश पाल जी, फोन करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और आज के कार्यक्रम में विशेषज्ञों का भी बहुत बहुत धन्यवाद। आज के कार्यक्रम में काफी मजा आया और किसान भाइयों ने भी पूरी जानकारी ली। खेतों में जब पॉलीहेलाइट डाली जाएगी, आवश्यक तत्वों की कमी दूर हो जाएगी, मिट्टी की उर्वरता इससे बढ़ती जाएगी। IPL की पॉलीहेलाइट, IPL की पॉलीहेलाइट, फसलों की जड़ और भी गहरी होती जाएगी, मजबूती के कारण फसलें गिर नहीं पाएगी, फसलों की उत्पादकता को खूब बढ़ाएगी, किसान भाइयों के जीवन में खुशियां आएगी। IPL की पॉलीहेलाइट, IPL की पॉलीहेलाइट। मिट्टी की उर्वरता एवं फसल उत्पादन में अद्भुत वृद्धि के लिए प्रसिद्ध बहुपोषक प्राकृतिक उर्वरक IPL की पॉलीहेलाइट, समझदार किसानों की पहली पसंद। IPL की पॉलीहेलाइट।
तो भाइयों, अभी आप सुन रहे थे हमारा विशेष फोन इन कार्यक्रम गन्ने की पाठशाला, जिसका विषय था गन्ने की पेड़ी में समसामयिक कार्य और उर्वरक प्रबंधन। हमारा आज का ये कार्यक्रम यही समाप्त होता है। कृषि जगत कार्यक्रम सुनने वाले सभी बहन भाइयों को राम राम।